जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब, कैसे हैं? ठीक है। इन्वायरमेंटल स्टूडेंट्स के लिए आज मेरी जो है डिटेल वीडियो होगी और वो सारी इससे रिलेटेड होगी कि इन्वायरमेंटल स्टूडेंट्स को जॉब हंट करने के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना ज़रूरी है। ठीक है। इन्वायरमेंटल स्टूडेंट को इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग फील्ड में इन्वायरमेंटल मैनेजर बनने के लिए, कॉरपोरेट इन्वायरमेंटल मैनेजर बनने के लिए क्या क्या जो है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं और क्या क्या वो उनके काम हो सकते हैं। ठीक है जी, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले जो है आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है एज आ इन्वायरमेंटल इंजीनियर कंप्लाइंस। फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉनिटरिंग और फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिपोर्टिंग और फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डॉक्यूमेंटेशन एज वेल एज आ इन्वायरमेंटल इंजीनियर और मैनेजर। तो ये मैं बताता चलूँ कि अब कंप्लाइंस में क्या चीज़ होती है। सबसे पहले आप जब साइट पे जाते हो तो आप ये करते हो कि ये आप कहते हो कि कितना एरिया हमें अलाट हुआ है जिसमें हमने काम करना है। तो उसके लिए आपकी कंप्लाइंस क्या होगी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, यानी LUP डिमार्केशन कंप्लाइंस। उसके लिए LUP डिमार्केशन कंप्लाइंस आप करेंगे। फिर आप जो है लैंड एलोकेशन रिक्वेस्ट जो है सबमिट करेंगे और वो आपको ये काम इन्वायरमेंट का ख़त्म हो गया और फिर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वहाँ पे शुरू हो जाएगा। फिर आपके बाद उसके बाद जो है मोबिलाइजेशन के टाइम जो है आपकी जो है कंप्लाइंस शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर सीवेज होल्डिंग टैंक है, सेप्टिक टैंक है, तो उसके लिए आपने पर्न वाल बनानी है 110% और वो कंक्रीट की होनी चाहिए, इम्परमेबल होनी चाहिए। और इस तरह फिर आपने अगर सेंट्रल वेस्ट स्टोरेज एरिया बनाना है तो उसके लिए कंक्रीट प्लेटफॉर्म होना चाहिए और साइड एरिया उसका जो है इसका फोल्डिंग होना चाहिए और ग्रीन नेट का होना चाहिए और ऊपर से भी ग्रीन नेट हो या उससे किसी शेल्टर से कवर होना चाहिए और उसके बीच में स्किप होनी चाहिए और स्किप जो है वो भी कवर होनी चाहिए ग्रीन नेट के साथ, ताकि जो है आपका जनरल वेस्ट या जो लाइट वेट वेस्ट है वो आपका फ्लोन अवे ना हो। ये कंप्लाइंस आपने करनी है। उसके अलावा तीसरा जो है केमिकल एरिया है, उसके लिए आपने 110% एरिया बनाना है, यानी परमिएबल होना चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए, शेल्टर होना चाहिए और उसकी जो साइड वाल्स हैं वो जो है 110% बंड वाल की होनी चाहिए और उसके अलावा वेंटिलेटर होना चाहिए और उसके अलावा यानी कि ग्रीन नेट उसके आसपास लगा होना चाहिए ताकि वो ठंडा रहे और वेंटिलेटेड रहे केमिकल एरिया। फिर कंप्लाइंस है कि अगर केमिकल मौजूद हैं तो उनके लिए MSDS होना चाहिए। डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, MSDS होना चाहिए, केमिकल इन्वेंट्री होनी चाहिए। फिर हैज़ार्डस वेस्ट एरिया होना चाहिए। तो हैज़ार्डस वेस्ट एरिया जो है वो यानी कंटेमिनेटेड साइल वगैरह हो सकती है, यूज़ पेंट्स वगैरह, डीजल ऑयल वगैरह का जो मतलब मटेरियल का जो वेस्ट हो जाता है, जो तो वो चीज़ का जो वेस्ट बनेगा वो हैज़ार्डस वेस्ट होगा। तो हैज़ार्डस वेस्ट एरिया होना चाहिए और उसको वो जो है बंडेड वाले एरिया होना चाहिए, इम्परमेबल होना चाहिए और वहाँ पे उसको स्टोर करना चाहिए और टाइमली डिस्पोज करना चाहिए। और सऊदी अरबिया में हैज़ार्डस वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए मेनली जो अरबिक सिटी है और बाकी जो जनरल वेस्ट हैं वो STC में, STP में और यानी कि CIT में सऊदी अरबिया में डिस्पोज किए जाते हैं। और एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर वेस्ट डिस्पोज करना है तो उसके लिए क्या कंप्लाइंस करनी पड़ेगी और क्या डॉक्यूमेंट्स करने पड़ेंगे। कंप्लाइंस करने के 3 पॉइंट नोट्स जो हैं वो आपने मेंटेन करने हैं कि यानी वेस्ट ओरिजिनेटर, वेस्ट ट्रांसपोर्टर और वेस्ट डिस्पोजल, इन तीनों के सिग्नेचर, इन तीनों की डिटेल, कितना क्वांटिटी में वेस्ट जा रहा है, कौन सी गाड़ी जा रही है, कौन सा ड्राइवर लेकर जा रहा है, कौन सी जो है कंपनी वेस्ट जो है ओरिजिनेट कर रही है, जनरेट कर रही है। तो फिर ये 3 पॉइंट नोट्स हो जाएगा और ये कंप्लाइंस ऑन द साइट हो जाएगी वेस्ट से रिलेटेड। वेस्ट की सेग्रीगेशन भी आपने करनी है, यानी कि जनरल वेस्ट को, फूड वेस्ट को, इनर्ट वेस्ट को, केमिकल वेस्ट को, जडस वेस्ट को और नॉन जडस वेस्ट को अलग अलग करना है। मीन टू सेज अगर 2 टाइप के वेस्ट होते हैं, मेनली जडस वेस्ट और नॉन जडस वेस्ट को अलग अलग करना है। फिर आगे सब कैटेगरीज आ जाती हैं। जडस में इनर्ट कौन सा है, फिर नॉन जडस में फिर फूड वेस्ट है, जनरल वेस्ट है, बहुत सारे वेस्ट आ जाते हैं। तो जिनका रिलेटेड जिन 2 असल में अगर कैटेगराइज किया जाए वेस्ट को तो वो 2 कैटेगरी में आते हैं, एक हैज़ार्डस वेस्ट और एक नॉन हैज़ार्डस वेस्ट। फिर जो है जी आपका कंप्लाइंस ये हो गई। तो उसके अलावा आपकी क्या कंप्लाइंस हो सकती हैं कि स्पिल मैनेजमेंट के हवाले से आपने कंप्लाइंस करनी कि अगर स्पिल हो जाती है तो आपने क्या करनी है, उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है। अगर स्पिल हो जाती है जी तो आपने क्या करना है कि वो स्पिल मैनेजमेंट प्लान के मुताबिक या इमरजेंसी रिस्पांस प्लान के मुताबिक उसको फॉलो करना है। और स्पिल मैनेजमेंट होगी तो आपने देखना है कि वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, कैटेगरी A में आ रहा है, B में आ रहा है या इसमें आ रहा है। तो अभी नियम में जो है वो क्लास A की काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं और फिर क्लास B इंसिडेंट हैं। तो क्लास A इंसिडेंट जो है वो आप कंसल्टेंट और क्लाइंट को
रिपोर्ट करोगे, और क्लास बी इंसिडेंट आप कंसल्टेंट और क्लाइंट को रिपोर्ट नहीं करोगे। फिर स्पिलेज से रिलेटेड है, तो स्पिलेज जो है 1000 लीटर जो है वो फ्रेश वाटर है, इसकी अगर स्पिलेज हो जाती है तो आप जो है वो रिपोर्ट करोगे कंसल्टेंट क्लाइंट को। और इस तरह सीवेज है उसकी भी 1000 लीटर है, 5000 लीटर है। और इस तरह जो स्टैंडर्ड है यानी कि आयल स्पिलेज का या पेंट वगैरह की स्पिलेज का, तो वो 5 लीटर है क्लास ए इंसिडेंट के लिए। और अगर ये बी इंसिडेंट में इससे कम जो मैंने मतलब एक लिमिटेड वैल्यूज़ बताई हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ जो 801 और 804 फार्म के मुताबिक हैं जो नियम में यूज़ होता है, और मतलब मीन टू सेज मतलब स्पिल मैनेजमेंट का जो फॉर्म है उधर नियम में, तो यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इंसिडेंट के रिलेटेड जो है या इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड जो फॉर्म है, यानी कि जो आपकी इंसिडेंट होते हैं उससे रिलेटेड, तो उसके मुताबिक ये है कि ये उसकी लिमिटेड वैल्यूज़ आती हैं। और क्लास बी इंसिडेंट अगर आपका हो जाता है तो आपने वो रिपोर्ट नहीं करना, उसका रिकॉर्ड रखना है, वो ऑडिट में चेक हो सकते हैं, ईएमएस ऑडिट में और कंप्लायंस एप्लीकेशन रजिस्टर ऑडिट। ये दो किस्म के ऑडिट हैं कि मैं ऑडिट की बात हो गई थी तो मैंने कहा दोनों ऑडिट की बात कर ही देता हूँ। ईएमएस ऑडिट होता है हमारा, और दूसरा हमें ऑडिट होता है जी कंप्लायंस एप्लीकेशन रजिस्टर ऑडिट। तो ईएमएस ऑडिट में आपका आ जाता है मॉनिटरिंग से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, और उसके अलावा आपकी यूटिलिटी जो साइट में है उससे रिलेटेड, फिर आपके परमिट से रिलेटेड, फिर आपकी मॉनिटरिंग से रिलेटेड, फिर आपकी रिपोर्टिंग से रिलेटेड, और फिर आपकी जो साइट पे कंप्लाइंस है, इन ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट में जो है कवर हो जाती हैं कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक कंप्लाई कर रहे हैं साइट पे या नहीं। कंप्लाइंस जितनी भी हैं वो एनसीसी रेगुलेशन के मुताबिक जो है वो कंप्लाई की जाती हैं साइट पे, और जो मॉनिटरिंग है वो पीएमई प्रेजेंसी मेट्रोलॉजी इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो है, जैसे मॉनिटरिंग नाइस है, डस्ट है, सॉइल क्वालिटी मॉनिटरिंग है, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग है, तो ये सारी जो हैं प्रेजेंसी मेट्रोलॉजी इन्वायरमेंट को फॉलो करके जो है वो मॉनिटर की जाती हैं साइट पे। तो उसके अलावा है जी डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले आप साइट पे जाते हो तो इकोलॉजिकल बेसलाइन सर्वे रिपोर्ट बनाते हो या इन्वायरमेंटल बेसलाइन सर्वे रिपोर्ट बनाते हो। फिर उसके बाद जो आप प्रीमोबिलाइजेशन वॉक थ्रू करते हो। प्रीमोबिलाइजेशन वॉक थ्रू में आप देखते हो कि कोई लीगेसी वेस्ट नहीं है, कोई वहाँ पे फ्लोरा फाना जो भी है उसके डेटा लेते हो, और जहाँ पे वहाँ पे कोई हेरिटेज आर्कियोलॉजी है तो उसका डेटा लेते हो। फिर आप मोबिलाइजेशन करते हो तो उसमें ये होता है कि मोबिलाइजेशन में आप मोबिलाइज़ करते हो उसकी डिटेल पर्सनल की, मोबिलाइज़ करते हो इक्विपमेंट, और मोबिलाइज़ करते हो आप यूटिलिटीज़, तो उस सारी की डिटेल आप उसमें देते हो मोबिलाइजेशन प्लान में। और उसके अलावा आप उसकी EIA बनाते हो, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या हो सकता है, यानी सेफ्टी वाले रिस्क असेसमेंट बनाते हैं और हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बनाते हैं। तो उसके अलावा फिर उसके बाद आ जाता है जी एग्जीक्यूशन फेज़। एग्जीक्यूशन फेज़ में आप क्या करते हो कि CSMP, EMS, डस्ट मैनेजमेंट प्लान, नॉइस मैनेजमेंट प्लान, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, और इस तरह के प्लान जो है आप प्रिपेयर करते हो। फिर आगे आ जाता है जी मोबिलाइजेशन, एग्जीक्यूशन, और फिर डीमोबिलाइजेशन फेज़। और डीमोबिलाइजेशन फेज़ में आप डीमोबिलाइजेशन करते हो यूटिलिटीज़ की। फिर आप जो है उसके बाद डीमोबिलाइजेशन में एक सब पार्ट आ जाता है रीइंस्टेटमेंट फेज़, यानी जैसे आपने प्रोजेक्ट का एरिया डिस्टर्ब किया था वैसे आप उसको दोबारा रीइंस्टेट कर देते हो। तो उसके अलावा जो है वो है मंथली KPIs। मंथली KPIs में क्या होता है कि जो रिसोर्सेज यूज़ ऑन द साइट होते हैं या वेस्ट डिस्पोजल होता है तो उसके मुताबिक जो है एज रजिस्टर को मेंटेन करना और रिपोर्टिंग करना जो है रिसोर्सेज की ज़रा मतलब डीज़ल, पेट्रोल हो गया, वाटर रिसोर्सेज हो गए, ये सारे तो उनको मेंटेन करना और उनके लिए एक रजिस्टर बनाना और उन सबको मेंटेन करना, रिपोर्टिंग वगैरह करना, ये सारी चीज़ें करना, उसे कहते हैं कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPIs, मंथली KPIs में इसको इंक्लूड किया जाता है। फिर ये आपके पास आ जाता है कि डस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए आप क्या करोगे कि डस्ट को आप मैनेजमेंट करोगे तो उसके लिए आप ग्रेवल यूज़ कर लोगे, उसके लिए असफाल्ट यूज़ कर लोगे, कंक्रीट यूज़ कर लोगे, या उसको वाटर स्प्रिंकलिंग वगैरह करोगे जो है मोस्टली, या फिर आप यूज़ करोगे केमिकल्स डस्ट को कंट्रोल करने के लिए। और उसके अलावा आप क्या करोगे कि साइड पे आपने अगर नॉइज़ कंट्रोल करना है तो उसके लिए एयर प्लग्स यूज़ कर सकते हो, मफ्स यूज़ कर सकते हो, और इक्विपमेंट का डिस्टेंस रख सकते हो। और दूसरा ये है कि एक यानी कि अलुमिनियम शीट्स वगैरह साइड बाउंड्रीज पे यूज़ कर सकते हो। और उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो कि मेंटेन अपने इक्विपमेंट को मेंटेन कर सकते हो। उसके अलावा वाइब्रेशन मॉनिटरिंग है, फिर है जी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग।
अभी नॉइस मीटिंग है तो और डस्ट मीटिंग है, तो इसमें नॉइस मीटिंग में स्पेशली हम जो है वो 75 डेसिबल नाइट टाइम और डे टाइम और 65 डेसिबल नाइट टाइम मोनीटर करते हैं, यानी कि ये लिमिटेड वैल्यूज़ हैं पीएमई के मुताबिक। तो इसमें ये होता है कि आप अगर इससे लिमिटेड वैल्यू से या ये स्टैंडर्ड वैल्यू से अगर वैल्यूज़ एक्सीड कर जाती हैं तो आप काम को जो है उसके लिए मिटिगेशन काम के लिए मिटिगेशन प्लान्स तैयार करोगे या मिटिगेशंस मैयर्स आप लोगे, यानी कंट्रोल मैयर्स आप लोगे कि कैसे अपने नॉइस को कंट्रोल करना है। इस तरह डस्ट कंट्रोल है, तो डस्ट कंट्रोल कैसी है कि आपने मैं वो बता चुका हूँ कि क्या करना है। तो डस्ट मॉनिटरिंग में क्या आ जाता है कि PM2.5 और PM10 जो है उसको मॉनिटर करना है, और PM2.5 की 35 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब वैल्यूज़ है और PM10 की 340 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब वैल्यूज़ हैं, और ये आपने मॉनिटरिंग करनी है। मॉनिटरिंग भी होगी और उसके कंट्रोल मैयर्स भी कंप्लाइंस में आ जाते हैं और मॉनिटरिंग है साथ में। फिर है एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग में सॉक्स नॉक्स और CO आपने मॉनिटर करना है, और CO की 40,000 होती है, यानी कि वैल्यूज़ 10,000 से 40,000 आवर और 24 आवर्स में। और इसी तरह SO2 की वैल्यूज़ जो है 100 से 200 है, और NO2 की वैल्यूज़ जो है वो यानी कि 265 से 365 तक वेरी करती है। तो ये उसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं पीएमई के मुताबिक जो आपने मॉनिटर करनी होती हैं। तो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए और डस्ट मॉनिटरिंग के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होता है वो मल्टी रे गैस डिटेक्टर इक्विपमेंट यूज़ होता है। और जो दूसरा इक्विपमेंट है नॉइस मॉनिटरिंग के लिए, तो वो जो इक्विपमेंट यूज़ होता है जी वो होता है नॉइस मीटर यूज़ होता है, उसको कहते हैं। और साइरस भी मोस्ट एक्सटेंट यूज़ होता है, यानी कि अगर आप हाई क्वालिटी जो है नॉइस मॉनिटरिंग कर रहे हों तो हैंडल डिवाइसेस के अलावा वो भी हैंडल डिवाइसेस में आता है, लेकिन वो मिनी डिवाइसेस भी यूज़ की होती हैं। साइरस कंपनी की जो है वो डिवाइसेस यूज़ होती हैं। उसके अलावा है जी वाइब्रेशन मॉनिटरिंग। वाइब्रेशन मॉनिटरिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि जहाँ पे इक्विपमेंट आपके चल रहे हैं तो उसी ग्राउंड में 50 मीटर की दूरी पर जहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ का शेल्टर है या आपके ऑफिसेस हैं या मास्क है या कोई भी रेजिडेंशियल एरिया या कोई भी सेंसिटिव रिसेप्टर है, तो वहाँ पे 50 मतलब प्रोजेक्ट से 50 मीटर दूर जाके वहाँ पे आप अपना इक्विपमेंट इंस्टॉल करोगे तो आप वाइब्रेशन मॉनिटरिंग कर लोगे, और उसकी जो लिमिटेड एक्सटेंट वैल्यू है पीएमई के मुताबिक वो है 240 मीटर पर सेकंड, और आप इसको मॉनिटर कर लोगे। फिर नेक्स्ट चीज़ है जनाब वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग। वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग में क्या है, आप पीएच चेक करते हो, टर्बिडिटी चेक करते हो, उसका जो है क्लोरोफार्म टेस्ट करते हो। इसके लिए क्लोरोफार्म टेस्ट किया जाता है और इसके लिए सिंडिकल ट्यूब ली जाती है, और सिंडिकल ट्यूब जो है वो एक्वारिड इक्विपमेंट से इसकी जो है वैल्यूज़ फाइंड की जाती हैं, पीएच वगैरह, टर्बिडिटी वगैरह, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, और ये सारी चीज़ें ऑन एंड ऑन। तो ये सारी हमारी जो हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जी ऑन द साइड। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, फॉर वाचिंग माय वीडियोस, एंड होपफुली यू विल शेयर इट and pray for me, and inshallah we all will learn more about our field, environmental department. Means to say that our sciences geologists can also apply for environmental department jobs. So I'm a sciences geology degree holder, specialized in applied geology, and now I'm working from last 5 to 6 years as an environmental manager position. So hopefully you will enjoy my video and will share with your colleagues, and inshallah we both we and you, all of you audience will get informations about environmental fields and will be beneficial. Thanks for watching and sharing. Regards, Engineer Arslan Nawaz.